हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और आज मैं रिच डैड पुअर डैड पुस्तक, ठीक है, जिसको मैं पहले पढ़ा हूँ, फिर आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसे ख़रीद कर पढ़ें। तो इसका पार्ट 20 तक मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो अब इसका पार्ट 21, ठीक है। कहता है कि जैसे होता है ना कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं, तो कहता है कि क्या इस तरीके का कोई तरीका बता सकते हैं, यह आग्रह कम सुनता हूँ। तो कहता है कि इसका गणित आसान है, आपको इसमें बीज गणित या कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लिखता क्योंकि एस्क्रो कंपनी कानूनी सौदे को संभालती है और भुगतान की सेवा को भी मुझे छत ठीक करवाने या टॉयलेट ठीक करने का झंझट भी नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि यह काम घर के मालिक का है, यह उनका घर है। कभी कभार कोई पैसा नहीं चुकाता और यह भी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें विलंब शुल्क मिलता है या वे घर छोड़कर चले जाते हैं और प्रॉपर्टी एक बार फिर से बेच दी जाती है। कोई सिस्टम यह सब संभाल लेता है। और इसमें बताता है कि हो सकता है यह आपके इलाके में काम न करे, बाज़ार की स्थिति अलग हो सकती है, परंतु यह उदाहरण दर्शाता है कि किस तरह एक आसान वित्तीय प्रक्रिया कुछ ही समय में लाखों डॉलर बना सकती है, जिसे बनाने में आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता और आपको जोखिम भी कम होता है। यह अनुबंध से बनाए जाने वाले पैसे का उदाहरण है। जिसके पास भी हाई स्कूल तक की शिक्षा है वह ऐसा कर सकता है, परंतु ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। ज़्यादातर लोग मेहनत करो और पैसे बचाओ की पुरानी सलाह सुनते हैं। लगभग 30 घंटे की मेहनत के बाद लगभग $1,90,000 संपत्ति वाले कॉलम में आ गए और इसके लिए टैक्स भी नहीं देना पड़ा। तो इसमें कौन सी सलाह आपको ज़्यादा कठिन लगती है? कड़ी मेहनत करो, 50% की दर से टैक्स चुकाओ और फिर जो रकम बचती है उसमें से बचत करो। आपकी बचत पर आपको 5% ब्याज मिलता है, जिस पर एक बार फिर टैक्स लगता है। पैसे की समझ विकसित करने का समय निकालो और अपने दिमाग और संपत्ति वाले कॉलम की ताकत का इस्तेमाल करो। इसमें वह समय भी जोड़ लें जो आपको विकल्प नंबर 1 के प्रयोग द्वारा $1,90,000 बचाने से लगता है, क्योंकि समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों चुपचाप अपना सिर हिलाता हूँ जब मैं लोगों को यह कहते सुनता हूँ कि मेरा बच्चा स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रहा है और उसे अच्छी शिक्षा मिल रही है। यह अच्छी हो सकती है, परंतु क्या यह पर्याप्त है? मैं जानता हूँ कि उपयुक्त निवेशक एक छोटी तकनीक है। इसे यह बताने के लिए लिखा गया है कि किस तरह एक छोटी सी रकम बड़ी रकम में बदल सकती है। एक बार फिर मेरी सफलता यह बताती है कि मजबूत वित्तीय नींव कितनी महत्वपूर्ण होती है, जो मजबूत वित्तीय शिक्षा से शुरू होती है। मैंने इसे पहले कहा है कि यह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसे एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ। वित्तीय बुद्धि 4 मुख्य तकनीकी दक्षताओं से मिलकर बनती है। पहला, वित्तीय साक्षरता, अंकों को पढ़ने की योग्यता। दूसरा, निवेश की रणनीति, धन द्वारा धन बनाने का विज्ञान। तीसरा, बाजार, मांग और पूर्ति। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बाजार को वह दिया जो उसे चाहिए था। यही बिल गेट्स ने भी किया। यह मौका भी बाजार ने दिया था कि $20,000 में कोई मकान खरीदकर उसे $60,000 में बेच दिया जाए, जबकि उसकी असली कीमत $75,000 थी। कोई खरीद रहा था, कोई बेच रहा था। चौथा, कानून, अकाउंटिंग, कॉरपोरेट, स्टेट और नेशनल कानूनों और नीतियों के बारे में जागरूकता। मैं नियमों के भीतर रहकर खेलने की सलाह देता हूँ। अगर आप पैसे का आविष्कार करना चाहते हैं
तो आप में यह मूलभूत आधारशिला होनी चाहिए या इन दक्षताओं का समन्वय होना चाहिए। चाहे आप ऐसा छोटे घर, बड़े अपार्टमेंट, कंपनियां, स्टॉक बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, बहुमूल्य धातुएं, बेसबॉल कार्ड खरीद कर करें या इसी किस्म का कोई दूसरा काम करें। कहता है कि 1996 तक रियल एस्टेट मार्केट सुर्खियों में था और हर कोई इसमें जा रहा था। स्टॉक मार्केट में भी बूम हो रहा था और हर कोई उसमें जा रहा था। अमेरिका की अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। मैंने 1996 में बेचना शुरू कर दिया और मैं अब पेरू, नॉर्वे, मलेशिया, फिलीपींस की यात्रा कर रहा था। निवेश बदल गए। जहाँ तक खरीदारी का सवाल था, अब हम रियल एस्टेट बाज़ार से बाहर थे। अब मैं अपनी संपत्ति वाले कॉलम के भीतर आंकड़े को बढ़ते देखता हूँ और शायद इस साल के आखिर में बेचना शुरू कर दूँगा। यह कांग्रेस द्वारा पारित किए जाने वाले कानूनी परिवर्तनों पर निर्भर करता है। मैं आशा करता हूँ कि 6 छोटे घरों के सौदे को बेच दूंगा और $40,000 के नोट को धन में बदल दूंगा। मुझे अपने अकाउंटेंट को बुलाकर उससे कहना पड़ेगा कि वह इतनी रकम के लिए तैयार हो जाए और इसे टैक्स से बचाने के तरीके खोजे। मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि निवेश आते जाते रहते हैं, मार्केट घटता बढ़ता रहता है, अर्थव्यवस्थाएं सुधरती बिगड़ती रहती है, दुनिया आपको हर दिन ज़िंदगी के अनूठे अवसर देती रहती है। आपकी ज़िंदगी के हर दिन, परंतु प्रायः हम उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन वे वहाँ होते हैं। और दुनिया जितनी ज़्यादा बदलती है और टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा बदलती है, आपके और आपके परिवार के लिए अस्थायी आर्थिक सुरक्षा के लिए उतने ही ज़्यादा मौके होते हैं। तो अपने फाइनेंशियल बुद्धि को विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए? एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि आप ही इसका जवाब दे सकते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं क्यों इसे सीखता और विकसित करता हूँ। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि परिवर्तन हो रहे हैं और होने वाले हैं। मैं परिवर्तनों का स्वागत करना चाहता हूँ और अतीत से चिपके नहीं रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मार्केट में ज्वार आएगा, मार्केट में घाटा भी आएगा। मैं लगातार अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को विकसित करना चाहता हूँ क्योंकि मार्केट में हर परिवर्तन पर कुछ लोग अपनी नौकरियों के लिए अपने घुटने टेक कर भीख मांगेंगे। इसी समय कई दूसरे लोग जिंदगी द्वारा दिए गए नींबुओं को लेकर उन्हें करोड़ों में बदल लेंगे। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें कभी कभार ज़िंदगी नींबू दे देती है और यही फाइनेंशियल बुद्धि है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैंने नींबुओं को किस तरह करोड़ों में बदला है। व्यक्तिगत रूप से मैं व्यक्तिगत निवेशों के कई और उदाहरण देने में झिझकता हूँ। मैं इसलिए झिझकता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मुझे बड़बोला या अपनी सेखी बघारने वाला कहा जाएगा। यह मेरा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए उदाहरण देता हूँ ताकि उसके अंकों और समयावधि से सच्ची और आसान घटनाओं को बताया जा सके। मैं उदाहरण इसलिए देता हूँ ताकि आपको यह बता सकूँ कि आसान है, यह ज़्यादा आसान है अगर आप फाइनेंशियल बुद्धि के 4 स्तंभों के जानकार हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं फाइनेंशियल बुद्धि के 2 मुख्य साधनों का इस्तेमाल करता हूँ, रियल एस्टेट और छोटे स्टॉक्स। मैं रियल एस्टेट को अपनी नींव की तरह इस्तेमाल करता हूं और हर दिन मेरी प्रॉपर्टी कैश फ्लो प्रदान करती है, उसका मूल्य बढ़ता जाता है। छोटी पूंजी के स्टॉक्स को तेज़ बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं अपने द्वारा की गई हर चीज़ की अनुशंसा नहीं करता, उदाहरण केवल उदाहरण ही है। अगर अवसर बहुत जटिल है और मैं निवेश को नहीं समझ पाता हूँ तो मैं निवेश नहीं करता हूँ। पैसे के बारे में निर्णय लेने में हमें केवल साधारण गणित और कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है। कहता है उदाहरणों का प्रयोग निम्न 5 कारणों से किया जाता है। लोगों को ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए, लोगों को यह बताने के लिए कि अगर नींव मजबूत है तो पैसे का महल बनाना आसान है, यह बताने के लिए कि कोई भी ढेर सारा पैसा बना सकता है, यह दिखाने के लिए कि आपके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए करोड़ों तरीके हैं,
यह बताने के लिए कि यह कोई रॉकेट विज्ञान नहीं है। 1989 में मैंने ओरेगन के एक पोर्टलैंड में खूबसूरत जगह पर जॉगिंग किया करता था। यह एक उपनगर था जहाँ छोटे छोटे घर बने थे। वे छोटे और सुंदर थे। हर कहीं मुझे बिकाऊ के बोर्ड दिखते थे। टिम्बर मार्केट का बुरा हाल था। स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ था। अर्थव्यवस्था में मंदी थी। एक सड़क पर मैंने एक बिकाऊ का बोर्ड देखा जो काफ़ी लंबे समय से लगा हुआ था। यह पुराना दिख रहा था। एक दिन इसके पास से जॉगिंग करते समय मेरी मुलाकात इसके मालिक से हो गई, जो परेशान दिख रहा था। मैंने पूछा कि आपने अपने घर की क्या कीमत लगाई है। मालिक घूमा और कमज़ोर मुस्कुराहट के साथ कहा, आप कीमत लगा लें। यह 1 साल से ज़्यादा समय से बिकाऊ है और अब तक कोई इसे खरीदने तक नहीं आया है। मैं इसे देखता हूँ, मैंने कहा, और आधा घंटा बाद मैंने इसे $20,000 में ख़रीद लिया, जो उसकी द्वारा मांगी गई कीमत से कम थी। यह 2 बेडरूम का छोटा सा सुंदर घर था जिसकी खिड़कियों पर जिंजर वेड का ट्रिम था। यह 1930 में बना था और इसका रंग हल्का नीला था। अंदर एक सुंदर चट्टानी अंगीठी थी और छोटे छोटे 2 बेडरूम थे। यह किराए पर देने के लिए एक आदर्श घर था। मैंने मालिक को $45,000 के घर के लिए $5,000 नकद दिए, जिसकी असली कीमत $65,000 होगी। परंतु दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि इसे कोई खरीदना नहीं चाहता था। मालिक ने 1 हफ्ते में इसे खाली कर दिया और वह इससे पीछा छुड़ाकर खुश हुआ। मेरा पहला किराएदार वहीं आ गया, जो एक स्थानीय कॉलेज में प्रोफेसर था। मॉर्गेज खर्च और मैनेजमेंट फीस चुकाने के बाद हर महीने के आखिर में मेरी जेब में $40 आते थे, जो बहुत बड़ी रकम नहीं थी। 1 साल बाद ओरेगन का रियल एस्टेट मार्केट मंदी से उभर आया और बढ़ने लगा। कैलिफोर्निया के निवेशकों के पास अपने रियल एस्टेट मार्केट की तेज़ी का बहुत सा पैसा था और अब वे उत्तर दिशा में आकर ओरेगन और वाशिंगटन में खरीदारी कर रहे थे। मैंने उस छोटे घर को कैलिफोर्निया से आए एक जुआ दंपत्ति को $95,000 में बेच दिया, जिन्हें यह बहुत सस्ता सौदा लग रहा था। इस सौदे में मुझे लगभग $40,000 का कैपिटल गेन हुआ, जो मैंने 1031 के टैक्स विहीन एक्सचेंज में रखे दिए थे, और मैं अपने पैसे को लेकर कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने चल दिया। कहता है, फिर 1 महीने में मुझे बीवरटन और ओरेगन में इंटेल प्लांट के पास एक 12 यूनिट का अपार्टमेंट मिल गया। उसके मालिक जर्मनी में रहते थे और उन्हें इसकी कीमत का अंदाज़ा ही नहीं था। एक बार फिर वे इससे पीछा छुड़ाना चाहते थे और मैंने $4,50,000 की इमारत के लिए $2,75,000 का प्रस्ताव दिया। वे $3 लाख पर मान गए। मैंने इसे खरीद लिया और इसे 2 साल तक अपने पास रखा। फिर उसी 1031 एक्सचेंज प्रक्रिया का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने उस इमारत को $4,95,000 में बेच दिया और एरिज़ोना फिनिक्स में एक 30 यूनिट का अपार्टमेंट खरीद लिया। तब तक ये फिनिक्स चले गए और हमें वैसे ही से बेचना था। पहले जो हॉल ओरेगन के बाज़ार का था, वही मंदी का माहौल फिनिक्स के रियल एस्टेट मार्केट में देखने को मिला। फिनिक्स के 30 यूनिट का अपार्टमेंट की कीमत में $8,75,000 था, जिसमें $10,000 का डाउन पेमेंट था। 30 यूनिट से आने के बाद कैश फ्लो $5,000 प्रति माह से कुछ ज़्यादा था। एरिज़ोना का बाज़ार भी बढ़ने लगा और 1996 में कोलोराडो के निवेशकों ने हमें उस प्रॉपर्टी के लिए $12 लाख देने का प्रस्ताव रखा। कहता है कि इनकी पत्नी और मैं ये बेचने पर विचार कर रहे थे, परंतु इन्होंने यह देखने का इंतज़ार किया कि क्या कांग्रेस कैपिटल गेन कानूनों में परिवर्तन करेगी। अगर वह करती है तो प्रॉपर्टी की कीमत 15 से 20% तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा हर महीने $5,000 मिलते रहना अच्छा लगता था। इस उदाहरण में मुद्दे की बात यह थी कि किस तरह एक छोटी रकम एक बड़ी रकम में बदली जा सकती है। एक बार फिर ये कहना चाहते हैं कि इनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, निवेश की रणनीति, बाज़ार की समझ, कानूनों की जानकारी होना ज़रूरी है। अगर लोग इन विषयों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो स्पष्ट रूप से वे स्टैंडर्ड सलाह का पालन करेंगे
जो कहती है कि सुरक्षित खेल खेलना चाहिए और सुरक्षित निवेश में पैसा लगाना चाहिए। सुरक्षित निवेशों के साथ समस्या यह है कि वे अक्सर बहुत कम मुनाफा देते हैं और इन्हें इतना सुरक्षित बना दिया जाता है कि उनसे मिलने वाले मुनाफा कम हो जाता है। ज़्यादातर बड़े ब्रोकरेज हाउसेज जोखिम भरे सौदों से बचते हैं ताकि वे खुद की और अपने ग्राहकों की सुरक्षा कर सकें, और यह नीति समझदारी की है। असली गर्म सौदे नौसिखियों को नहीं दिए जाते। प्रायः सर्वश्रेष्ठ सौदे उन लोगों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं जो इस खेल को अच्छी तरह समझते हैं, और ये सौदे अमीरों को और भी ज़्यादा अमीर बना देते हैं। वैसे भी इस तरह के जोखिम भरे सौदे नौसिखियों के सामने रखना तकनीकी रूप से गैर कानूनी माना जाता है, परंतु ऐसा कभी कभार ही होता है। ओके, थैंक्स।